हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 22 लोगोथेरेपी एक तकनीक के रूप में। किसी वास्तविक भय जैसे मौत से जुड़े भय को आप साइकोडायनेमिक विश्लेषण से दूर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर एगोराफोबिया जैसा कोई न्यूरोटिक भय को केवल दार्शनिक बातों से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि लोगोथेरेपी में ऐसे मामलों के उपचार के लिए विशेष तकनीक विकसित की गई है। जब भी यह तकनीक प्रयोग में लाई जाती है तो हम पूरी बात को समझने के लिए एक ऐसी अवस्था को आरंभ बिंदु के रूप में लेते हैं जो प्राय मानसिक रोगी पाई जाती है। इसे प्रारंभिक अशांति या भय कहते हैं। इसमें वही भय उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगी भयभीत होता है। मिसाल के लिए एक शर्मीले व्यक्ति को एक बड़े से कक्ष में कई सारे लोगों का सामना करने को कहा जाए तो वह और अधिक संकोच व शर्म का अनुभव करेगा। इस संदर्भ में इच्छा ही विचार की जनक है। इस कहावत को संशोधित करके कहा जा सकता है, वह ही हर प्रश्न की जननी है। यह विडंबना ही है कि इंसान का डर उसके सामने उस चीज को लाकर खड़ा कर देता है जिससे वह भयभीत होता है। ठीक इसी तरह जो काम मजबूरी में किए जाते हैं वे हमारे मजबूत इरादों में रुकावट बनते हैं। प्राय ऐसा सेक्सुअल न्यूरोसिस में पाया जाता है। प्रदर्शन करने की यह इच्छा यहाँ हाइपर इंटेंशन कही जा सकती है। कोई पुरुष अपनी कामुक क्षमता का जितना अधिक प्रदर्शन करना चाहता है या कोई स्त्री चरम सुख का अनुभव पाने की जितनी योग्यता दर्शाना चाहती है वे उतना ही कम कामयाब हो पाते हैं। सुख प्राप्ति की इच्छा को हमेशा एक बाई प्रोडक्ट ही रहना चाहिए। जितना इसे लक्ष्य बनाया जाता है उतना वह आपके जीवन को खराब व नष्ट कर देता है। लोगोथेरेपी में हम इच्छाओं की अति के साथ साथ ध्यान पाने की अति या हाइपर रिफ्लेक्शन की भी चर्चा करते हैं जो किसी रोग का कारण भी बन सकता है। आप एक डॉक्टरी रिपोर्ट से मेरी बात को विस्तार से समझ सकते हैं। एक नव युवती मेरे पास शिकायत लेकर आई कि उसे संभोग से विरक्ति होने लगी है। उसकी केस हिस्ट्री से पता चला कि उसके पिता ने बचपन में उसका यौन शोषण किया था। हालांकि यह साफ देखा जा सकता था कि संभोग से उसकी विरक्ति का कारण यौन शोषण का वह अनुभव नहीं था। उसके मामले की गहराई में जाने पर पता चला कि वह नियमित रूप से ऐसे मनोविश्लेषक आलेख पढ़ती रहती थी जिनमें बताया गया था कि उसका यह दुखदायी अनुभव आने वाले समय में किन किन रूपों में प्रकट हो सकता था। इसी आरंभिक अशांति के कारण वह बार बार अपने नारीत्व को उग्र बना लेना चाहती थी और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अपने साथी की बजाय खुद पर ही अधिक केंद्रित रहती थी। यही कारण था कि वह संभोग के दौरान चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि उसने अपनी चरम सीमा को ही अपना लक्ष्य बना लिया था और इसी इच्छा के चलते अपने साथी के प्रति उसके समर्पण में अनजाने में ही कमी आ जाती। कुछ समय तक लोगोथेरेपी उपचार लेने के बाद इस मरीज की चरम सुख पाने की उत्कट इच्छा से जुड़े अनुभव को रिफ्लेक्टेड किया गया। फिर उसका ध्यान उसके साथी की ओर केंद्रित किया गया जिसके बाद उसके लिए शारीरिक संबंधों का पूरा आनंद पाना आसान हो गया। लोगोथेरेपी अपनी तकनीक पैराडॉक्सिल इंटेंशन को दोहरे तथ्यों पर आधारित मानती है। इसमें मरीज के भय को बाहर लाया जाता है। मरीज के हाइपर इंटेंशन के चलते उसके लिए अपने मनचाहा कार्य करना असंभव हो जाता है। मैंने 1939 में जर्मन में पैराडॉक्सिल इंटेंशन की व्याख्या की थी। इस पहल के दौरान रोगी जिस डर का शिकार होता है उसे एक पल के लिए उसी का विचार करने को कहा जाता है जिससे उसे भय होता है। मुझे एक केस याद आ रहा है। एक युवा चिकित्सक अधिक पसीना आने से परेशान था। उसने मुझसे सलाह ली। उसकी समस्या यह थी कि जब भी वह पसीने के बारे में सोचता तो अपने प्रारंभिक भय के कारण वह फौरन पसीने में नहा जाता था। इस चक्कर को तोड़ने के लिए मैंने उसे सलाह दी कि उसे किसी भी प्रदर्शन के दौरान खुद से यह कहना होगा कि आज से उसे अपने दर्शकों को दिखाना है कि उसे कितना पसीना आ सकता है। उसने एक सप्ताह बाद आकर रिपोर्ट दी कि जब वह किसी से मिलते वक्त प्रारंभिक भय महसूस करता तो वह स्वयं से कहता, अभी तो केवल 1/4 क्वार्ट पसीना ही आया है, मुझे कम से कम 10 क्वार्ट पसीना बहाना चाहिए।
नतीजा यह रहा कि 4 साल तक इस डर से पीड़ित रहने के बाद वह पहले सत्र के बाद ही मात्र 1 सप्ताह की अवधि में इससे मुक्त होने में सफल रहा। पाठक यह ध्यान दें कि हमें केवल अपने रोगी के नजरिए में बदलाव लाना होता है, उसके भय को एक विरोधाभासी इच्छा में बदलना होता है। इस उपचार से उसके मन का भय और उद्वेग शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य को अपने अलगाव की योग्यता का प्रयोग करना होता है, जो उसके भीतर हास्य बोध के साथ छिपी होती है। जब कभी विरोधाभासी इच्छा की तकनीक रोगी पर लागू की जाती है तो उस समय खुद को अपने आप से अलग करने की उसकी बुनियादी योग्यता सामने आती है। इससे रोगी खुद को अपने ही पागलपन से विरक्त होकर देख पाता है। गॉर्डन डब्ल्यू ओलपोर्ट की पुस्तक द इंडिविजुअल एंड हिज रिलीजन में ऐसा ही कुछ विवरण मिलता है। जो मानसिक रोगी खुद पर हंसना सीख लेता है, हो सकता है कि वह स्वयं को संभाल पाने या फिर पूरी तरह स्वस्थ होने की राह पा रहा हो। विरोधाभासी इच्छा। विरोधाभासी इच्छा इसी कथन की पुष्टि करती है। कुछ अन्य मामलों की मदद से इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है। एक रोगी अनेक डॉक्टरों व अस्पतालों में गया, लेकिन उसका इलाज कहीं नहीं हो सका। इसके बाद उसे मेरे विभाग में भेजा गया। वह बहुत निराश था और उसे डर था कि कहीं वह आत्महत्या ही न कर बैठे। दरअसल वह कुछ सालों से राइटर्स क्रैम्प से पीड़ित था और अब हालात ऐसे बन रहे थे कि हाथ से लिख न पाने के कारण उसकी नौकरी तक जा सकती थी। वह एक बुक कीपर था। इस हालात से निपटने के लिए जल्दी कोई उपाय करना आवश्यक था। आरंभिक उपचार में डॉक्टर इवा कोजेडेरो ने उसे सलाह दी कि अब तक वह जो भी करता आया हो उसे उसका उल्टा करना होगा। जैसे अगर वह बहुत अच्छा और साफ लिखने की कोशिश कर रहा हो तो उसे बहुत खराब लिखावट में लिखना चाहिए। उसे सलाह दी गई कि वह अपने आप से कहे, अब मैं लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितनी खराब लिखावट में लिख सकता हूँ। और जब उसने खराब लिखावट में लिखना चाहा, वैसा नहीं कर सका। उसने अगले दिन आकर कहा, मैंने चाहा कि खराब लिखावट में लिखूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। अगले 48 घंटों के दौरान वह अपने राइटर्स क्रैम्प से आज़ाद हो गया। उपचार के बाद रोग निरीक्षण अवधि के दौरान भी वह इससे मुक्त ही रहा। अब वह खुश है और पूरी क्षमता के साथ अपना काम कर सकता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया जो लिखने के बजाय बोलने से संबंधित था। वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल के लेरियोंजोलॉजिकल विभाग की एक सहकर्मी के साथ मैंने इस मामले को देखा था। हमारे डॉक्टरी अभ्यास के लंबे अनुभव के दौरान सामने आया। यह अकलाट का सबसे गंभीर मामला था। जहाँ तक रोगी को याद था, वह अपने पूरे जीवन में कभी इस अकलाट को दूर नहीं कर पाया। लेकिन उसे एक ऐसा क्षण याद था जब वह चाहकर भी अकला नहीं सका था। दरअसल जब वह 12 साल का था तो बिना टिकट लिए एक गाड़ी में चढ़ गया था। जब वह कंडक्टर के हाथों पकड़ा गया तो उसने सोचा कि वह कंडक्टर को अकलाकर दिखाएगा ताकि कंडक्टर को उस पर तरस आएगा और वह उसे छोड़ देगा। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि वह एक हकलाने वाला बेचारा लड़का है, लेकिन उसी क्षण उसने हकलाना चाहा तो ऐसा नहीं कर सका। उसने अनजाने में विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया था, जबकि यह उपचार के लिहाज से भी नहीं किया गया था। हालांकि आपको इस प्रदर्शन से यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि मोनोसिम्प्टोमेटिक यानी एक जैसे दिखने वाले लक्षणों में विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया जा सकता है। लोगोथेरेपी के उपचार की इस तकनीक के बल पर वियना पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मेरा स्टाफ गंभीर किस्म के और काफ़ी पुराने ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस रोगियों के रोग में भी सुधार लाने में सफल रहा है। मैं यहाँ एक 65 वर्षीय महिला का उदाहरण देना चाहूँगा जो पिछले 60 वर्षों से वॉशिंग कंपल्सन यानी हद से ज़्यादा साफ सफाई रखने के मानसिक रोग का शिकार थी। डॉक्टर इवा कोजेडेरा ने विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करते हुए उसका उपचार आरंभ किया और 2 माह के भीतर ही वह महिला एक सामान्य जीवन जीने लगी। उसने स्वयं माना, अस्पताल में भर्ती होने से पहले मेरा जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। वह बैक्टीरिया के डर से घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी और साफ सफाई के लिए दीवानगी की हद तक जाने के कारण वह स्वयं से डर गई थी। इसलिए वह सारा दिन अपने बिस्तर से नहीं उठती थी। हालांकि यह तो नहीं कहा जा सकता था कि वह अपने लक्षणों से पूरी तरह से मुक्त होगी, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी कोई भी सनक आ सकती है, पर अब वह इतना तो समझ ली गई है कि अपनी बीमारी पर खुद हंस सकती है। कुल मिलाकर उसे विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करना आ गया है। अगर रोगी नींद न आने की बीमारी से पीड़ित हो तो भी विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग किया जा सकता है। जब नींद आने का भय सताता है
रोगी सोने की हाइपर इंटेंशन इच्छा की अति से पीड़ित हो जाता है। अधिकतर मामलों में जब रोगी नींद न आने की परेशानी झेल रहा होता है तो उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं होती कि उसका शरीर उसे स्वयं नींद की न्यूनतम मात्रा देता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और यही वजह है कि वह सो नहीं पाता। मैं इस भय से उबरने के लिए अपने रोगियों को अक्सर ये सलाह देता हूँ कि वे जितना हो सके रात को जागने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी सोने की इच्छा व कोशिश उन्हें सोने नहीं देती। दूसरे शब्दों में सोने का हाइपर इंटेंशन ही नींद आने में बाधा बन जाता है। उन्हें एंटीसिपेटरी एंजाइटी के स्थान पर विरोधाभासी इच्छा की मदद लेनी चाहिए कि उन्हें नींद न आए। ऐसा करने पर जल्दी उन्हें नींद आ जाएगी। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन या विरोधाभासी इच्छा कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव और फोबिक यानी डर संबंधी मामलों में उपयोगी पाया गया। खास तौर पर उन मामलों में तो ये और भी उपयोगी है जहाँ एंटीसिपेटरी एंजाइटी यानी आरंभिक उद्वेग रहता है। इसके अलावा ये एक अल्पकालिक उपचार पद्धति है। यह सुनकर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि यह केवल अस्थायी उपचार पद्धति है। स्वर्गीय एमएलए गुतेल के शब्दों में फ्राइड के सिद्धांतों की आम भ्रांतियों में से एक ये भी है कि नतीजों का टिकाऊ होना उपचार की अवधि से संबंधित है। मेरी फाइलों में एक ऐसे रोगी की केस रिपोर्ट शामिल है जिसके 20 साल पुरानी विरोधाभासी इच्छा का उपचार किया गया है और उसके उपचार के प्रभाव स्थायी पाए गए। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि संबंधित मामले के रोग के कारण पर ध्यान न भी दें तो भी विरोधाभासी इच्छा को प्रभावी पाया गया है। इससे एडिथ विस्कोप जोल्सन के एक कथन को पुष्टि मिलती है। हालांकि पारंपरिक मनोविज्ञान का कहना है कि रोग के कारणों के आधार पर ही उपचार संबंधी प्रयोग करने चाहिए। यह संभव है कि कुछ निश्चित कारकों के कारण बचपन में न्यूरोसिस हुआ हो और हो सकता है कि वयस्क अवस्था में बिल्कुल अलग कारकों की मदद से उसको छुटकारा दिलवाया जा सके। जहाँ तक न्यूरोसिस के असली कारण का सवाल है, भले ही यह मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक, प्रारंभिक उद्वेग जैसा फीडबैक तंत्र एक प्रमुख रोगजनक कारण हो सकता है। किसी डर के कारण लक्षण उभरता है और लक्षण उस डर को बढ़ाता है। कुछ मामलों में भी घटनाओं की ऐसी श्रृंखला देखी जा सकती है जिनमें रोगी अपने ही विचारों से संघर्ष करता रहता है। इस प्रकार वह उन डरों की शक्ति को बढ़ा देता है जो उसे सताते हैं। उसके दबाव के कारण सामने वाले पक्ष का दबाव भी बढ़ता जाता है। इसके साथ ही लक्षणों को और भी बल मिलता है। वहीं दूसरी ओर ज्यों ही रोगी अपनी सनक से जूझना छोड़ देता है और विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करते हुए उनका समाधान करने की कोशिश करता है तो वह दुष्चक्र वहीं थम जाता है। लक्षण समाप्त होने लगते हैं और अंत में वह उस रोग से छुटकारा पा लेता है। कई सौभाग्यशाली मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें लक्षणों को उभारने और बढ़ावा देने वाले अस्तित्व संबंधी खालीपन नहीं होती, जिससे रोगी न केवल अपने न्यूरोटिक डर से छुटकारा पा लेगा बल्कि उसे पूरी तरह से सामान्य करने में भी सफल हो सकेगा। जैसा कि हम देखते हैं, अगर रोगी प्रारंभिक भय से ग्रस्त है तो उसे विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करना ही होगा। हाइपर इंटेंशन व हाइपर रिफ्लेक्शन को दूर करने के लिए डी रिफ्लेक्शन की मदद लेनी होगी। डी रिफ्लेक्शन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आप रोगी को उसके जीवन के किसी खास मिशन या अर्थ से नहीं जोड़ देते। यहाँ मानसिक रोगी की चिंता, सहानुभूति या तिरस्कार के साथ इस ढांचे को नहीं तोड़ा जाता बल्कि इसका उपचार होता है स्वयं ही उत्कृष्टता की ओर जाने से।